तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज का चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 प्रकाश। इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते हुए चलेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है आपका वस्तुओं को दृश्य कौन बनाता है। तो हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं प्रकाश, इसी प्रकाश के कारण हम किसी वस्तु को क्या होता है देख पाते हैं। तो वही किसी वस्तु को हम तब भी देख पाते हैं जब उस वस्तु से आने वाली प्रकाश हमारे नेत्रों में प्रवेश करे। और प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करे इसका दो कारण हो सकते हैं। एक तो वस्तु जो हो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करता हो, और दूसरा ये कि वो जो है प्रकाश को परिवर्तित करता हो। किसी और का प्रकाश जब वस्तु पे पड़ता है तो वो प्रकाश को परिवर्तित करता है। तो हम देखेंगे आगे कि वस्तु प्रकाश को परिवर्तित कैसे करते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका परावर्तन का नियम। परावर्तन का नियम क्या होता है, तो डायरेक्ट हम परावर्तन के नियम की अगर बात करें तो दर्पण से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण दूसरी दिशा में परिवर्तित हो जाती है। ओके, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें को आपतित किरण करते हैं। किसी पृष्ठ पे ये क्वेश्चन बन सकता है, आपतित किरण क्या होता है। किसी पृष्ठ पे पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। और पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश की किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। तो हमें परावर्तन के नियम को समझने के लिए आपतित किरण को समझना होगा, परावर्तित किरण को समझना होगा और अविलंब को समझना होगा। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण समझ गए हम लोग। उसी तरह अब अविलंब की अगर बात करें तो यह रेखा जो होता है परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर होता है, ठीक है, जहां पे आपतित किरण दर्पण से मतलब जिस बिंदु पे आपतित किरण दर्पण से टकराती है। ओके, तो अविलंब देखिए ये क्या हुआ, मान लीजिए अगर ये परावर्तक सतह है, ओके, और ये आपका आपतित किरण है, और ये इधर परावर्तित हो रहा है, ओके, आपतित है, ये परावर्तित है। तो इस जिस बिंदु पे ये हो रहा है ना आपतित, इसी बिंदु पे जो लाइन खींचा जाता है यही आपका क्या कहलाता है, अविलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अविलंब कहलाता है। ओके, अब देखिए ये अविलंब जो होता है क्या करता है, आपतित किरण और अविलंब के बीच जो, मान लीजिए ये आपका आपतित किरण हो गया, ये आपका परावर्तित किरण हो गया, ओके, ये आपका परावर्तक सतह हो गया और ये आपका अविलंब हो गया। ओके, तो ये आपतित किरण और ये अविलंब के बीच का कोण जो होता है इसको आपतन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ओके, और ये इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आपतन कोण और परावर्तन कोण, यही बताया गया है इसमें। तो आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन का नियम क्या है, परावर्तन का नियम ही इसको बोलते हैं कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, आपस में बराबर होता है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं, परावर्तन का नियम। इसको आपतन कोण मान लीजिए, ये आई को कोण आई या कोण आर, तो कोण आई जो है बराबर होगा कोण आर के। ये कोण जो है हमेशा इस कोण के बराबर होगा। ओके, तो आपतन कोण, ये क्वेश्चन बन गया, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसे ही परावर्तन का नियम कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। देखिए मैंने जो बनाया हुआ है यहाँ पे बनाया हुआ है, ये आपतन कोण, आप क्या कहते हैं, ये आपतित किरण हो गया, और ये कोण जो बन रहा है ये आपतन कोण है, और ये परावर्तित हो गया, विलंब हो गया, इसके बीच आई और आर जो है बराबर होगा, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण। ओके, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तथा परावर्तित किरण, ये सभी जो होते हैं एक ही तल पे होते हैं। ओके, तो ये परावर्तन का नियम का दूसरा नियम है। ओके, पहला नियम क्या था, पहला नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, और दूसरा नियम क्या है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल पे होंगे। ओके, तो परावर्तन के कितने नियम हैं, दो नियम हैं, तो दोनों हमने देख लिया। अब आगे चलेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, आगे हम लोग समतल दर्पण की बात करेंगे। समतल दर्पण द्वारा बने गए प्रतिबिंब की बात करेंगे कि इसमें प्रतिबिंब सीधा या उल्टा बनता है, साइज इसका कैसा होता है, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर दिखाई देता था जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी थी। तो ये सब बातों पे चर्चा करेंगे। ओके, चलिए, तो यहाँ देखिए समतल दर्पण पे प्रतिबिंब को दिखाया गया है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना बताया गया है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ बताया गया है, यहाँ से क्वेश्चन, लेटरल डिस्प्लेसमेंट इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन।
तो ये क्या होता है पार्श्व परिवर्तन, कि दर्पण में ऐसा होता है कि वस्तु का बायां भाग दाईं और दायां भाग बाईं ओर दिखाई पड़ता है। इसी घटना को हम लोग पार्श्व विवर्तन बोलते हैं। अब चलते हैं नियमित और विस्तृत परावर्तन को अगर हम देखें, अगला टॉपिक है आपका नियमित और विस्तृत परावर्तन। तो नियमित बोलते हैं, नियमित और विस्तृत परावर्तन की बात करें तो ये पहला देखिए, पहला 16.6 में दिखाया गया अनियमित पृष्ठों पर आपतित समानांतर किरणें। ओके, जब अनियमित सतह हो, सतह क्या हो, अनियमित हो, यहाँ सतह क्या है, अनियमित है, और इस पे जब किरण डाला जाता है तो ये जैसे तैसे परावर्तित होता है, कोई किधर भी परावर्तित हो जाएगा। तो इस तरह को ही हम विस्तृत परावर्तन बोलते हैं। समानांतर किरणें किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समानांतर नहीं होती, तो ऐसे परावर्तन को विस्तृत परावर्तन कहते हैं। जैसे तैसे इधर उधर परावर्तित हो जाए उसी को क्या बोलते हैं, विस्तृत परावर्तन। और लेकिन वही अगर जब नियमित परावर्तन की हम बात करें तो ये जो परावर्तक सतह जो होता है ये क्या होता है, एकदम समतल होता है, समतल होता है। ओके, ये समतल होता है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक निश्चित दिशा में परावर्तित होता है किरण। ओके, इसी को नियमित परावर्तन कहते हैं। अब चलते हैं आगे। आगे का टॉपिक है आपका परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, मतलब परावर्तन का ही परावर्तन किया जा सकता है। तो ऐसा हमने देखा होगा कहाँ पे, तो जब नाई के पास हम लोग बाल कटवाने जाते हैं, तो देख रहे हैं नाई के पास हम लोग बाल कटवाने जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एक तो आगे में शीशा लगा रहता है और हमारे पीछे वाले बाल को देखने के लिए, पीछे वाले बाल को देखने के लिए एक पीछे से दर्पण लगा हुआ होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, परावर्तन का ही फिर से परावर्तन हो रहा है। तो ही तो क्या परावर्तित प्रकाश को पुनः परावर्तित किया जा सकता है, तो यस किया जा सकता है। ओके, किया जा सकता है। अब आगे हम बात करेंगे कि यह घटना जो है परावर्तित प्रकाश का परावर्तित करने का कहाँ पे यूज किया जाता है और कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। तो यह जो किया जाता है परिदर्शी में किया जाता है। कहाँ किया जाता है, परिदर्शी में किया जाता है। परिदर्शी जिसको इंग्लिश में हम लोग पेरिस्कोप बोलते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका एग्जाम में, क्वेश्चन बनता है पेरिस्कोप में किया जाता है। किसका, ये परावर्तित प्रकाश का पुनः परावर्तन। ओके, इसके लिए पेरिस्कोप में जो है 2 समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो 2 समतल दर्पण का यूज पूछ सकता है आपको। पेरिस्कोप में कितने समतल दर्पण का यूज किया जा सकता है, तो 2 समतल दर्पण का यूज किया जा सकता है। और दोनों समतल दर्पण जो है कितने डिग्री पे रहेगा, तो 45 डिग्री में। ओके, पेरिस्कोप में पेरिस्कोप का प्रयोग कहाँ होता है, तो पेरिस्कोप में किसका होता है, समतल दर्पण का यूज होता है। और इन समतल दर्पण की अगर बात करें तो कितने डिग्री पे होते हैं, 2 समतल दर्पण 45 डिग्री पे होते हैं। और ये यहाँ से क्वेश्चन ये पूछता है पेरिस्कोप किस सिद्धांत पे काम करता है, तो परावर्तन के सिद्धांत पे। अब बर्तन नहीं, परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। ओके, परावर्तन सिद्धांत पे काम करता है। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ से बन चुके हैं। अब पेरिस्कोप का उपयोग, ये पेरिस्कोप जो होता है परावर्तन के सिद्धांत पे काम करता है। इसका उपयोग कहाँ होता है, तो पनडुब्बियों में होता है। कहाँ होता है, पनडुब्बियों में होता है। टैंकों तथा बंकरों में छिपे सैनिकों द्वारा बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। ओके, बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। अब चलते हैं, अब हम लोग देखेंगे बहुप्रतिबिंब आगे। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ओके, पेरिस्कोप का उपयोग तो हो गया, पनडुब्बियों में किया जाता है। आगे चलते हैं, बहुप्रतिबिंब की अगर बात करते हैं। बहुप्रतिबिंब, समतल दर्पण किसी भी वस्तु का केवल एक ही प्रतिबिंब बनाता है। क्या बनाता है, एक ही प्रतिबिंब बनाता है। यदि 2 समतल दर्पणों को संयोजन में उपयोग करें तो क्या होगा, अब देखते हैं। ऐसे समतल दर्पण क्या होता है, एक ही वस्तु का एक ही प्रतिबिंब बनाता है, लेकिन 2 समतल दर्पण का यूज करके हम क्या बहुप्रतिबिंब बना सकते हैं। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए, समतल दर्पण, 2 समतल दर्पण लिए गए हैं, 2 समतल दर्पण लिए गए हैं। ओके, सॉरी, एक तो ये हो गया आपका, ये हो गया। ओके, दूसरा आपका ये हो गया, और दोनों को क्या 90 डिग्री के कोण पे रखा गया है, 90 डिग्री के। तो ये क्या 90 डिग्री पे रखा गया है, और इस सामने में यहाँ पे एक वस्तु रख दी गई है। इसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है, 1 2 और ये 3 प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है। तो ये क्या होता है कि समकोण पे रखे गए समतल दर्पणों में प्रतिबिंब, तो हम देख चुके हैं कि 2 समतल दर्पणों के संयोजन से प्रतिबिंब क्या होते हैं, एक से ज़्यादा बन जाते हैं। और वो ऐसा क्यों होता है, तो उसको दोनों के बीच जो कोण बन रहा है, यह प्रतिबिंबों की संख्या उसी कोण पे निर्धारित करती है। ओके, अगर हम बात करें एक दूसरे के समांतर रखे दर्पणों में बने प्रतिबिंब की, तो समांतर जब भी रखा रहेगा तो हमेशा प्रतिबिंब एक ही बनेगा। प्रतिबिंब कितना बनेगा, एक ही बनेगा। ओके, इसका फॉर्मूला होता है
कि जैसे मान लीजिए ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री पे दोनों रखा गया था। ओके, तो क्लाइडोस्कोप हमने देख लिया कि इसमें क्या होता है, बहुत सारे प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं। ओके, बहुमूर्तिदर्शी बोलते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे है सूर्य का प्रकाश। ये तो हम बता ही दिए कि सूर्य श्वेत होता है, इसमें 7 कलर होते हैं, 7 कलर मिलकर बनते हैं। अब आगे का टॉपिक है हमारे नेत्रों की संरचना। नेत्रों की संरचना की बात करें तो मानव का नेत्र जो होता है, मानव का नेत्र क्या होता है, केंद्र पे मोटा होता है। क्या होता है, केंद्र पे मोटा होता है, और मोटा होने के कारण इसको हम क्या बोलते हैं, उत्तल लेंस बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि मानव का लेंस जो होता है, सॉरी नेत्र जो होता है, उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है। यहाँ एक क्रियाकलाप किया गया है जिसमें प्रकाश के विक्षेपण के बारे में बताया गया है। तो विक्षेपण का मतलब ये होता है कि जब आप प्रिज्म से होके श्वेत प्रकाश को गुजारते हो तो ये कितने 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है, 7 रंगों में डिवाइड हो जाता है। यही क्रिया आपका क्या, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाता है, जिसमें 7 कलर क्या है, विबग्योर है, विबग्योर, जिसमें आपको पूछता है कि वर्ण विक्षेपण में मिड में कौन आता है, माध्य स्थिति में कौन है, तो ग्रीन कलर है, हरा रंग है माध्य स्थिति में। ओके, आगे बात करें विक्षेपण से एक क्वेश्चन पूछता है कि वर्ण विक्षेपण का प्राकृतिक परिघटना कौन है, तो इंद्रधनुष। इंद्रधनुष प्राकृतिक परिघटना है जिसकी सहायता से हम 7 रंगों को देख सकते हैं। अब आगे हम बात कर रहे थे मानव नेत्र की। तो मानव नेत्र की बात करें तो ये रहा आपका मानव नेत्र। ओके, ये रहा मानव नेत्र। मानव नेत्र में देखेंगे हम लोग, इसके बहुत सारे भाग होते हैं। इसके पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया कहते हैं। क्या बोलते हैं, पारदर्शी अग्रभाग को कॉर्निया, या हिंदी में उसी को क्या बोलते हैं, स्वच्छमंडल। यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे, पक्का आएंगे। आँख की अगर बात करें, ये कॉर्निया की बात करें तो जैसे फ़ोन के ऊपर टेम्पर लगा रहता है, उसी तरह हमारे आँख के ऊपर जो है एक झिल्ली टाइप का परत लगा हुआ होता है, जिससे हम आँख का टेम्पर ग्लास भी बोल सकते हैं, जो क्या होता है, स्वच्छ मंडल जिसको बोलते हैं हम। ओके, इसके पारदर्शी अग्रभाग को, ये पारदर्शी होता है अग्रभाग, जिसको कॉर्निया बोला गया है, जिसको हिंदी में स्वच्छ मंडल। नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान दिया जाता है, नेत्रदान में कॉर्निया का ही दान दिया जाता है, और 24 घंटा के अंदर दिया जाता है। 24 घंटा के अंदर कोई व्यक्ति मर जाता है तो 24 घंटा के अंदर ही उसकी आंखों का दान कर सकते हैं। कॉर्निया के पीछे हम एक गहरे रंग की पेशियां की संरचना देखते हैं, जिसे परितारिका बोलते हैं। अब देखिए, कॉर्निया के पीछे की बात करें तो ये आँख के ऊपर, ये पूरा जो आँख देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं पूरा आँख, इसी के ऊपर एक ग्लास टाइप का लगा रहता है, उसी कॉर्निया। और कॉर्निया के पीछे की अगर बात करें तो ये जो देख रहे हैं आप, ये आपका परितारिका है। क्या है, परितारिका। और परितारिका की बात करें तो इसी के कारण हमारे आंखों का रंग जो होता है डिसाइड होता है। रंग जो डिसाइड होता है इसी के कारण होता है, परितारिका, जिसको इंग्लिश में आइरिस बोलते हैं। आइरिस एक छोटा सा द्वार होता है जिसे पुतली कहते हैं। अब इसी आइरिस के अंदर देख रहे हैं एक और है ब्लैक जैसा, ठीक है। तो ये जो है, इसको हम क्या बोलेंगे, पुतली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुतली बोलते हैं। पुतली के साइज को परितारिका से नियंत्रित किया जाता है। इसकी पुतली को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका करता है। परितारिका नेत्र का वह भाग है जो इसका विशिष्ट रंग प्रदान करता है। तो रंग प्रदान कर दिया कौन, परितारिका ने रंग प्रदान कर दिया आंखों का। बोलते हैं ना आंखों का, परितारिका का रंग जो होता है ना, विशेष 3 तरह का होता है, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। किसी का आँख नीला, किसी का भूरा, किसी का काला, मतलब ये 3 कलर होता है परितारिका का। ओके, परितारिका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को भी नियंत्रित करता है। तो परितारिका का ये काम है। वही हम बात करें ये वाइट वाले भाग को, तो इसको स्क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा बोलते हैं। ढिड पटल, क्या बोलते हैं, ढिड पटल, स्क्लेरा बोलते हैं इसको, स्क्लेरा बोलते हैं। और ये स्क्लेरा में क्या होता है, जब लाल कलर का हो जाता है तो उसको कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ओके, तो ये हो गया आँख के बारे में हम लोग देख चुके हैं। पुतली के पीछे अगर बात करें, ये परितारिका के अंदर पुतली, और पुतली के पीछे एक लेंस होता है। लेंस केंद्र पर मोटा होता है, और जो केंद्र पर मोटा होते हैं, जैसे ये देखिए, ये क्या है आपका, ये केंद्र पे मोटा है, तो ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। और ये अवतल लेंस क्या होता है, केंद्र पे पतला होता है, केंद्र पे पतला होता है। तो ये अवतल है। तो हमारा आँख जो है उत्तल लेंस की तरह काम करता है। किसकी तरह, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। लेंस प्रकाश को आंखों के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को रेटिना या दृष्टि पटल कहते हैं। अब लेंस, ये जो लेंस होता है पुतली के पीछे, वो प्रकाश को
जहाँ पे फोकसित करता है, प्रतिबिंब बनाता है, उसी को क्या बोलते हैं? रेटिना या दृष्टि पटल बोलते हैं। रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं का बना होता है और तंत्रिका कोशिका द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक् तंतुओं द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है। ओके, तंत्रिका कोशिकाओं दो प्रकार की होती है, एक शंकु जिसको इंग्लिश में कोन बोलते हैं और एक सालाएं जिसको रॉड बोलते हैं। तो ये कोन हो गया और ये रॉड हो गया। कोन का जो काम होता है तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही, जितना भी तीव्र प्रकाश होता है उसको कौन नियंत्रित करता है? तो कौन करता है। और साथ साथ कौन जो होता है कलर को भी डिसाइड करता है। साथ साथ कौन का काम क्या है? रंगों को भी डिसाइड करना कौन सा कलर है। और सालाएं, रॉड की अगर बात करें, रॉड्स की बात करें तो यह मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होता है। मतलब जितना भी अगर किसी के आंख में रॉड्स ज़्यादा है तो वो अंधेरी रात में भी देख सकता है, मतलब देखने का सामर्थ्य रख सकता है। तो मंद प्रकाश के लिए रॉड्स, ओके। और कौन का यूज तीव्र प्रकाश के लिए और कलर को डिसाइड करने के लिए। तो दृक् तंत्रिका तथा रेटिना, आगे चलेंगे तो दृक् तंत्रिका तथा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होता है। इस बिंदु को अंध बिंदु कहते हैं। क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। ओके, इसके अस्तित्व को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो अंध बिंदु किसको बोलते हैं? तो रेटिना और दृक् तंत्रिकाओं के बीच कोई भी कोशिका नहीं होता है। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं? अंध बिंदु बोलते हैं। तो ये आपका हो गया। अब आगे चलेंगे। रेटिना, अंध बिंदु हमने देख लिया। अब रेटिना पे बने प्रतिबिंब का प्रभाव जो होता है वस्तु को हटा लेता है, परंतु तुरंत ही समाप्त नहीं होता है। लगभग 1/16 सेकेंड तक कोई भी प्रतिबिंब का छाप हमारे, ये भी क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ठीक है। 1/16 सेकेंड तक कोई भी प्रतिबिंब हमारे आंखों पर बनी रहती है। तो इतना कुछ हमने देखा। और यहाँ से एक और होता है कि रेटिना पे कैसा बनता है, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। प्रतिबिंब कैसा रहता है रेटिना पे? वास्तविक और उल्टा। हमारा मस्तिष्क इसे सीधा करके देखता है। ओके, रेटिना पे प्रतिबिंब कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे पलके के बारे में बताया गया। पलके जो है बंद होकर अनावश्यक प्रकाश को भी नेत्रों में प्रवेश करने से रोक देती है। पलके जो होती है, पिपनी जिसको हम लोग बोलते हैं, ये क्या करता है? हमारी आंखों को सेफ्टी देता है और कुछ नहीं। एक क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था एक्स्ट्रा बताने, यहाँ पे जो हम बता रहे थे कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया जो होता है तो पूछ सकता है कि हमारे आँख का कौन सा पार्ट जो है जो रक्त से संबंध नहीं रखता है, ठीक है। तो कॉर्निया जो है रक्त से संबंध नहीं रखता है, रक्त से कनेक्टेड नहीं है, रक्त से संबंध नहीं रखता है, संबंध नहीं रखता है। ओके, नहीं रखता है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे अगर हम बात करें तो आगे वही नेत्र एक ऐसा अद्भुत यंत्र है जो सामान्य नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साथ साथ निकट की वस्तुओं को भी स्पष्टता से देख सकता है। निकट दूरी की जो क्या कहते हैं, सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी निकटतम दूरी है जो 25 सेंटीमीटर है। तो निकटतम दूरी कितना होना चाहिए? 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अधिकतम अनंत हो सकता है, अधिकतम अनंत हो सकता है। अब यहाँ पे बताया गया कि कभी कभी विशेष रूप से वृद्धावस्था में नेत्र दृष्टि धुंधली हो जाती है, जिससे क्या कहते हैं, नेत्र लेंस क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है। इसको कौन सा बीमारी कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद कहते हैं। तो यहाँ बीमारी के बारे में बताया गया। मोतियाबिंद कैसे होता है? नेत्र लेंस जो होता है धुंधला हो जाता है। ओके, नेत्र लेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है। नेत्र लेंस को जो है हमारे आँख में ये क्या कहते हैं? सिलियरी मांसपेशियाँ होती है जो क्या इसको पकड़ी हुई रहती है, सिलियरी मांसपेशियाँ। और हमारे आंख में 6 सिलियरी मांसपेशियाँ होती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, 6 सिलियरी मांसपेशियाँ होती है जो नेत्र लेंस को पकड़े हुए रहती है। ओके, तो ये हो गया, देख लिया हमने, मोतियाबिंद देख लिया। और अगर हम नेत्र दोष की बात करें, तो नेत्र दोष हमारे आँख में 4 प्रकार के होते हैं। निकट दृष्टि दोष, निकट, दूर, उसके बाद जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता। ओके, तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। दूर में उत्तल का करते हैं। जरा दृष्टि दोष जिसको प्रेसबायोपिया कहा जाता है, ये जो होता है आपका समंजन क्षमता खो जाता है। तो इसमें बाइफोकल लेंस का यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस का, जिसमें ऊपर में अवतल और नीचे में उत्तल रहता है। और वहीं हम बात करें और बिंदुकता में तो बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं, बेलनाकार लेंस का यूज करते हैं। ओके, तो निकट, दूर, जरा और अबिंदुकता, ये चारों हम देख लिया। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने इसको बता दिया।
अब बात बाकी यहाँ पे नेत्र का देखभाल कैसे करें तो वो सब दिया हुआ है, यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा आपको। चलिए आगे हम लोग देखेंगे। आगे अगर बात करें कुछ इंपॉर्टेंस फैक्ट की, तो केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं। कुछ जंतुओं में नेत्र की बात करें तो इसके बहुत छोटे नेत्र होते हैं, परंतु इसके द्वारा केकड़ा चारों ओर देख सकता है। मतलब ये इसके द्वारा जो है इस आँख को क्या कहता है, चारों ओर रोटेट करके देख सकता है। केकड़ा जो है अपने आंखों की सहायता से चारों ओर देख सकता है, 360 डिग्री देख सकता है। ओके, इसलिए यदि शत्रु पीछे से भी उसकी ओर जब आता है तो उसे पता चल जाता है। तितली के बड़े नेत्र होते हैं। तितली के क्या होते हैं, बड़े नेत्र। वहीं हम तितली की बात करें तो बड़े नेत्र होते हैं। बड़े नेत्र होने के कारण है कि सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बना हुआ प्रतीत होता है। यह केवल सामने अथवा पार्श्व में ही नहीं बल्कि पीछे का भी देख सकती है। कौन, तितली के बारे में बात कर रहा है। ओके, वहीं हम उल्लू की बात करें तो उल्लू रात की भली भांति देख सकता है परंतु दिन में नहीं देख सकता है। ठीक उसी प्रकार इसके विपरीत देखा जाए तो कुछ ऐसे जीव हैं जो दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं लेकिन रात में ठीक से नहीं देख पाते हैं। उल्लू रात में देख लेता है, दिन में नहीं देख पाता है। लेकिन कुछ ऐसे जीव जैसे चील और गरुड़ जो हैं दिन में अच्छी प्रकार देख सकते हैं लेकिन रात में नहीं देख पाते हैं। ओके, उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ा पुतली होता है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके। इसी के साथ साथ इसके रेटिना में बड़ी संख्या में सालकाएँ होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि रात में जो भी जंतु देख पाते हैं उसका एक कारण है कि उसमें रॉड की संख्या जो होती है वो ज़्यादा होती है कोन की अपेक्षा। इस कारण से वो रात में देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि रॉड्स अगर जिसमें ज़्यादा होता है, और हम जानते हैं रॉड्स जिसमें ज़्यादा होता है वो मंद प्रकाश को ज़्यादा डिटेक्ट करता है, मंद प्रकाश को। ओके, तो जिसमें रॉड्स ज़्यादा होगा वो रात में ज़्यादा देख पाएगा और जिसमें रॉड्स की कमी होगी तो वो रात में नहीं देख पाता है, और कौन ज़्यादा होते हैं तो वो दिन में देख पाता है। तो एक ये कारण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसके विपरीत दिन के पक्षियों के नेत्रों में शंकु अधिक होते हैं और सालकाएँ डेट मीन्स रॉड्स कम होते हैं, और रात वाले पक्षी जो रात में देखते हैं उसमें रॉड्स ज़्यादा होते हैं और कौन्स कम होते हैं। आगे अगर हम बात करें कि नेत्रों को स्वस्थ रखने के लिए नेत्रों को विटामिन ए चाहिए, और विटामिन ए के लिए हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें कच्चा गाजर, फूल गोभी तथा हरी सब्जियां जैसे पालक ये सब आते हैं। कॉड लिवर तेल, ये भी विटामिन ए का प्रचुर मात्रा पाया जाता है इसमें। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कॉड लिवर तेल में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा अंडा, दूध, दही, पनीर, मक्खन, फल जैसे आम तथा पपीता में भी विटामिन ए का भरपूर मात्रा होता है। अब आगे बात किया गया अगला टॉपिक में चाक्षुष विकृति वाले व्यक्ति पढ़ लिख सकते हैं। कुछ व्यक्ति जिनमें बच्चे भी सम्मिलित हैं चाक्षुषी दृष्टि संबंधी अक्षमताओं से पीड़ित होते हैं। बचपन जन्म से ही क्या होते हैं, जन्म से ही दृष्टि बाधित होते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए ब्रेल लिपि का आविष्कार किया गया है। ब्रेल पद्धति क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। ब्रेल पद्धति की बात करें तो लुई ब्रेल जो स्वयं एक क्या थे, चक्षु विकृति युक्त व्यक्ति थे, इन्होंने एक पद्धति विकसित किया था जिसको ब्रेल लिपि कहा गया, ब्रेल पद्धति कहा गया। और ये कब हुआ था, 1821 में किए थे इन्होंने। वर्तमान पद्धति 1932 में अपनाई गई है। जो हम लोग अभी अपना रहे हैं वो 1932 में अपनाया जाता है। इसको स्पर्श वगैरह करके, इसके लेटर जो होते हैं ना उभरे हुए होते हैं, तो इसको स्पर्श करके जो दृष्टिबाधित लोग हैं पढ़ते हैं, जहाँ पे एक विभिन्न तरीके से पैटर्न बना हुआ था हर एक लेटर के लिए। जैसे ए के लिए इस टाइप का पैटर्न रहता है तो उन्हें बताया जाता है कि ये ए के लिए है, ऐसे करके वो लोग स्पर्श करके हर एक वर्णमाला को पढ़ते हैं। ओके, और यहाँ से तो कुछ नहीं पूछा जा सकता है, तो यहीं पे आपका ये खत्म होता है। चलिए एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। हाँ, तो पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वस्तु द्वारा स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन, वस्तु द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, तीन उपयुक्त में से किसी वस्तु को देख पाने की घटना से संबंधित है। तो विक्षेपण का कोई महत्व नहीं है। यदि वस्तु स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करे तो हम देख सकते हैं, या फिर वस्तु द्वारा प्रकाश का प्रवर्तन करे। ये दो क्रियाकलाप के कारण ही हम वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ पे आंसर ए चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। तो इस घटना में आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कोण आई बराबर कोण आई आर, सही बात है। दूसरा, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये भी सही है। तो आपका 3 नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेत्रों में कौन सा भाग नेत्रों को विशिष्ट रंग प्रदान करता है, तो ये आपका परितारिका आइरिस हो जाएगा। हम बता दिए हैं। आँख के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया हम लोग। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखने का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती है।
अनेक तंत्रिका कोशिका, सही बात है। अंध बिंदु रेटिना तथा दृक तंतु ऑप्टिक नर्व्स, प्रकाशीय तंतु जो होता है कि संधि पर उपस्थित होता है, ये भी सही है। ब्लाइंड स्पॉट रेटिना और दृक तंतु के बीच में होता है। तीसरा है, इस पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटा लेने पर तुरंत ही समाप्त नहीं होता है, ये बात भी सही है, तो तीनों हो जाएगा। कितना देर तक आंख पे बना हुआ रहता है? 1/16 सेकेंड तक रहता है। ओके, कोण और तालकाएं, ये तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। जहाँ कोण आपका तीव्र प्रकाश को दिखाता है और रॉड्स आपका मंद प्रकाश को दिखाता है। कोण आपका तीव्र प्रकाश के साथ साथ रंगों की सूचनाओं को भी भेजता है। आगे चलिए, मानव नेत्र में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समान नेत्र की दूरी पर रखे हुए वस्तु के साथ साथ निकट वस्तुओं को भी स्पष्ट देखा जा सकता है। ओके, सही बात है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर नेत्र वस्तु की स्पष्टता से देख सकता है आयु के साथ साथ परिवर्तित होते रहते हैं, सही बात है। मोतियाबिंद नेत्र में लेंस को धुंधला हो जाने के कारण होता है, ये भी सही है। 1, 2, 3 हो जाएगा आपका। चलिए, ब्रेल सिस्टम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? प्रकाश के परावर्तन से, दूर के निकट दृष्टि दोष के व्यक्तियों से, चक्षु विकृति युक्त व्यक्तियों से, तो तीसरा हो जाएगा आपका, जिसमें कोई प्रॉब्लम होता है उसमें होता है। चलिए अगला क्वेश्चन ये जान लीजिए, ब्रेल पद्धति में 63 डॉट्स पैटर्न अथवा छाप है, कितने हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कितने पैटर्न है इसमें ब्रेल पद्धति में? तो 63 पैटर्न है। आगे चलिए, जंतुओं के नेत्र विभिन्न आकृति के होते हैं तथा विभिन्न विशेषताएं रखते हैं। इस विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केकड़े के नेत्र बहुत छोटे होते हैं परंतु वह चारों ओर देख सकते हैं, बात सही है। तितली के नेत्र बड़े होते हैं परंतु सहस्त्रों छोटे नेत्रों से मिलकर बने हुए प्रतीत होते हैं, ये भी सही है। उल्लू के नेत्र में बड़ा कॉर्निया तथा बड़ी पुतली होती है ताकि नेत्र में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, तो ये तीनों का तीनों सही है। ओके, आगे 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 आगे, बस हो गया खत्म यहीं पे आपका। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।